अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 25 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर अहम तरीन समाअत हुई है और इस समाअत के अंदर इमरान खान के ख़तों का तज़किरा आया है और ये तज़किरा उन जनाब ने फरमाया है जिनको जनाब चीफ जस्टिस याया खान के मुताबिक ख़त उन्होंने भिजवा दिया था और वो इमरान खान की दरख्वास्त से मुतालिक ये फ़ैसला करेंगे कि क्या उस पर आर्टिकल 184(3) इन्वोक होकर समाअत करनी चाहिए या नहीं। आज उन्होंने तस्दीक कर दी यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि इमरान खान का ख़त उनको मिला है। दौरान समाअत क्या हुआ इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कैसे आईनी बेंच को खबरदार किया है कि अगर आपने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वैलिडेट कर दिया, जायज़ करार दे दिया, तो उसके बाद आपको कौन कौन से असरात का सामना करना पड़ेगा। उस पर आईनी बेंच के मुतअद्दिद जजेस का रिएक्शन क्या था इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं ये कि आज भी आपको पता है कि जनवरी से लेकर अब फरवरी भी इख्तिताम पजीर होने को है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच जिसको इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल जो मुख्तलिफ केसेस आते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस ना उलझे और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ ना पड़े, तो आईनी बेंच की तश्कील के साथ ये तय हुआ था कि ये जल्द अज जल्द मुकदमात की समाअत करेगा। तो उसकी जल्दी का या उसकी बरगिरफ्तारी का आलम ये है कि पिछले 2 महीने से मुसलसल या आप कह सकते हैं दिसंबर से ये मामला चल रहा है। पिछले 3 महीने से इस आईनी बेंच ने और कुछ नहीं किया सिवाय फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक मामले को देखने के, और उसमें भी आईनी बेंच के मुतअद्दिद अरकान इस बात के ऊपर इत्तफा करते या इस बात की वैलिडेशन मांगते नजर आते हैं कि कैसे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वो जो है वो जायज़ करार दे सकते हैं। तो आज इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और उनके दलाइल के दौरान आपको पता है कि इमरान खान के वकील हैं, ज़ाहिर है कि जजेस जो है वो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, हमें नज़र आते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा कि 1962 के आइन में अयूब खान का दौर था, तो क्या उस वक़्त लोगों को बुनियादी हकूक़ मुयस्सर थे? तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि उस वक़्त बुनियादी इंसानी हकूक़ मौजूद नहीं थे, ना ही वो दस्तयाब थे। तो उन्होंने उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि जो सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफ़ात पे ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है और ऑर्डिनेंस में बहुत सारी दफ़ात थी जो आर्म फोर्सेस के हवाले से थी। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये है कि आर्मी एक्ट ख़ुद को जो है वो ख़ुद ही इख्तियार दे सकता है या नहीं, सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं। फिर जैसे जमाल मंदोखेल का आपको पता है बार-बार सवाल है कि कैसे जो आर्मी एक्ट की शिक है 2D1 उसके तहत एक सिविलियन को फौजी अदालत के एम्बिट में लाया कैसे जाता है? कौन सी वो शिक है, कौन सा वो कानून है जो इजाज़त देता है कि ये सिविलियन फौजी तहवील में आ जाए? तो इस पर जो ज़ैर भंडारी है वो ये कहते हैं कि एफबी अली केस के अंदर ऐसा कुछ इजाज़त नहीं दी गई थी कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है, बल्कि उसके अंदर ये देखा गया था कि फेयर ट्रायल हो रहा है या नहीं, और क्योंकि उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर नहीं थे, आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 8(3) और आर्टिकल 8(5) नहीं थे, तो इस वजह से वो जो ट्रायल है वो हुआ था। बहरहाल जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने ये कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ तो उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी अफ़सर के पास होगी या आर्मी पर्सनल के पास होगी, तो क्या फ़ौजी तनसीब पर हमला होने का जो मामला होगा उसकी तहकीक पुलिस अफ़सर करेगा? उन्होंने ये भी पूछा कि जहाँ मिलिट्री की शमूलियत हो वहाँ मिलिट्री कोर्ट शामिल हो सकेगी? तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है, और जैसे हसन अज़हर रिज़वी कहते हैं कि मीडिया पर हमने फुटेजेस देखी है कि किस तरह से जो सिविलियंस हैं उनका फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल जिनका किया गया उन्होंने जो हमला था वो आर्मी की मुख्तलिफ तनसीबात पे किया। गुज़िश्ता रोज़ भी जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी का मुद्दा या मौक़िफ़ ये था कि जो सिविलियन है वो फ़ौजी अदालत अगर वो फ़ौजी अदालतों में ट्राई हो रहा है तो ये भी तो देखें ना कि वो फ़ौजी तनसीबात पे हमले कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से करते रहे तो फ्यूचर में तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। बहरहाल आज की समाअत का सबसे अहम हिस्सा ये हुआ कि उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि फ़ौजी के हल्फ में लिखा होता है कि अफ़सर का हुक्म उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। तो उज़ैर भंडारी ये कह रहे थे कि जो फ़ौज है अगर वो खुद ही ये तय कर लेती, यानी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये तय हो गया कि 9 मई के वाक़यात करने वालों को हर सूरत फ़ौजी अदालतों में लेके आना, और फिर फ़ौजी अदालत में एक फ़ौजी अफ़सर बैठ के फॉर्मेशन कमांडर जो कि फ़ौज के आला क़यादत है उसके फ़ैसले को तो डिनाई नहीं कर सकता, जब उसके हल्फ में ये शामिल है कि उसने अपने अफ़सर की बात को हर सूरत मानना है, उसकी अताअत करनी है। तो इस पर जब उन्होंने
ये दलाइल दिए। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फ़ौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का जवाब नहीं दे सकती। तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है। और जैसे मुसरत हिलाली फिर इस बात पर बोली कि जब उज़ैर भंडारी ने ये कहा ना कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था तो फ़ौज ने दिफा क्यों नहीं किया, तो जस्टिस मुसरत हिलाली कहते हैं कि आप एक बात कर रहे हैं जबकि आपका मोकिल यानी इमरान खान दूसरी बात करते हैं। मुसरत हिलाली साहिबा फरमाती है कि आपका मोकिल यानी इमरान खान ये कहते हैं कि जिनके पास इख्तियारात है उनसे बात करूंगा, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें फ़ौज से मुतालिक की माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है कि फ़ौज सब कुछ नहीं कर सकती, फ़ौज का एक अपना दायरा इख्तियार है, वो वही कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो मुसरत हिलाली साहिबा ये कहती है कि इमरान खान का तो ये कहना है कि फ़ौज ही सब कुछ करता धरता है इस मुल्क में, मैं फ़ौज ही से बात करूंगा। तो उज़ैर भंडारी ने उनके जवाब में ये कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये सियासी बात नहीं है, ये हकीकी बात है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान कहते हैं कि किसी भी मेंबर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया है? तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि अब ये मामला अदालत के सामने है, अदालत ने तय करना है। इससे पहले भी कई मरतबा ये हुआ कि जो अदालत है उसने जो है वो ये तय किया कि कहीं ये कानून साज़ी होनी चाहिए तो वो हुई। बहरहाल उसके बाद जो मामलात आगे बढ़े तो आज की समाअत में जो अहम हिस्सा आया वो तब आया जब क्योंकि आपको पता है उज़ैर भंडारी जो इमरान खान के वकील हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट को पूरे का पूरा डिफेंड कर रहे हैं, उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के जो है वो बहुत सारी जगहों पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की भी उसके हवाले पे भी आती है। उन्होंने कहा हम उनके सिग्नेटरी हैं, ICCPR समेत दीगर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनकी तरफ, और EU ने जैसे खबरदार किया उससे मुतालिक भी। लेकिन आज ये हुआ कि जस्टिस जमाल मंदोखिल ये कहते हैं कि आज तक मिलिट्री ट्रायल किसी ने चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुतासरा फरीक ही आते हैं, ओवरऑल मिलिट्री एक्ट के ऊपर कोई ऐसा नहीं कहा गया कि इसको ख़त्म करे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जो FBLE केस है उसमें ये होल्ड किया गया ना कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो आर्मी ट्रायल है उससे। तो उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल कहते हैं कि FBLE केस में एक तरफ कहा गया कि आर्मी एक्ट में बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं होते, दूसरी तरफ आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त भी दे दी। बहरहाल उज़ैर भंडारी ने जब ये बात हो रही थी तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि आपको तो FBLE केस से मुतालिक बताया था एतजाज़ एहसन साहब ने कि FBLE के ट्रायल के दौरान जेल के अंदर एक ख़त भी ले जाने की इजाज़त नहीं देते थे। आज इमरान खान का भी ट्रायल हो रहा है और आज हमें भी कोई कागज़ का टुकड़ा अंदर ले जाने नहीं देते। तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपनी मुकम्मल दानिश इस्तेमाल करते हुए फरमाया कि अगर जो ख़त आ रहे हैं, अगर तो उसकी जेल के अंदर कागज़ का टुकड़ा ले जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये ख़त कहाँ से आ रहे हैं? मतलब ये वही सवाल है ना जो इस वक्त हुकूमत भी कर रही है और जो इस वक्त हुकूमत के जो अपने तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो भी ये सवाल हमें करते नज़र आते हैं कि ये ख़त आ कहाँ से रहे हैं। तो अमीरुद्दीन खान साहब ने भी फरमाया कि ख़त कहाँ से आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, एक तनाज़ा खड़ा कर देते हैं कि ख़त आ गया, कागज़ भी नहीं ले जाने देते तो ख़त कहाँ से आता है? तो जस्टिस मुसरत हिलाली हाँ में हाँ मिला के कहती है कि बिल्कुल आजकल ख़तों का तनाज़ा चल रहा है। तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बेंच को उस तरफ जाने से रोका और उज़ैर भंडारी को कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स पे रहें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इंडिया में क्या कोई इंडिपेंडेंट फोरम, जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाया गया मिलिट्री ट्रायल की अपील के लिए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बनाया गया? तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि मुझे इसका तो मालूम नहीं है, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कलभूषण के लिए उनको जो है वो काउंसलर एक्सेस देने के लिए या उनके ट्रायल के अंदर बेहतरी लाने के लिए पार्लियामान ने कानून साजी की। क्या दुनिया में इसकी कोई मिसाल मिलती है कि किसी मुल्क दुश्मन के लिए उस मुल्क के कानून में तरमीम करके उसको अपील का हक दिया जाए? उस पर जो जैसे जमाल मंदोखिल है उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी अदलिया है वो मुकम्मल अलग है एग्जेक्टिव से, और उन्होंने फिर मिसाल दी कि जजेस अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट की सतह पर ये बात हुई थी कि जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एग्जेक्टिव की पूरी मुदाखलत को ख़त्म की जाए। जो हाई कोर्ट के मातहत जजेस लगाए जाएंगे वो जजेस हाई कोर्ट खुद उसका जो है वो एक ट्रिब्यूनल बैठ कर तय करेगा और मातहत अदलिया के जजेस लगाएंगे। जैसे जमाल मंदोखिल ने ये मिसाल दी कि किस तरह से हमारी एग्जेक्टिव अदलिया से अलग है और इसीलिए जो मिलिट्री कोर्ट से वो एग्जेक्टिव के अंदर आते हैं और हमारी अदलिया के एम्बिट यानी आर्टिकल 175(3) के अंदर नहीं आते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये कहते हैं कि मैं मिसाल देता हूँ, बात हो रही थी बेसिकली कि जो पार्लियामेंट है
اس میں قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ کیا عدالتی فیصلوں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو عدالت ہدایت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جسٹس نعیم اختر افغان کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے آرمی چیف ایکسٹینشن کا سال 2020 میں مقدمہ آیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ نے وہ ججمنٹ لکھا تھا، جسٹس جو اس وقت آصف سعید کھوسا تھے وہ سربراہی کر رہے تھے بینچ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس بینچ نے سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی کہ قانون سازی کی جائے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی، تو جسٹس امین الدین تو انہوں نے کہا کہ وہ کر لی گئی تھی۔ جسٹس امین الدین خان کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، یہ تو حال ہے ہمارا۔ اس کے بعد عزیر بھنڈاری نے عدالت کو خبردار کیا اور یہ کہا کہ اور بتایا آج بڑے مفصل انداز میں کہ یورپی یونین نے جو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل آپ کے فیصلے کے توسط سے کنکلوڈ کر کے سزائیں سنائی گئی تھی 105 سویلینز کو، اس پر ای یو نے ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان خبردار رہے سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرنے سے، اور جن کو کیا گیا ان کی سزائیں فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر عزیر بھنڈاری نے زیرو سے سمجھایا آئینی بینچ کو کہ آپ انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر انٹرنیشنل کووننٹ ہے جو کہ سول اور پولیٹیکل رائٹس کا اس کی سگنیٹری ہے، وہ کیسے اس کا سیکشن 14 آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کریں۔ عزیر بھنڈاری نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو یہ فوجی ٹرائل ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتے، غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سویلینز کو اس طرح سے گھسیٹ کے وہاں نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کی ججمنٹ سے سویلینز کو صرف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے سے روکا گیا، کوئی کورٹ مارشل ختم نہیں ہو گیا، فوج اپنے انٹرنل ڈسپلن کے لیے ابھی بھی کورٹ مارشل کر رہی ہے، ابھی بھی کئی افسران کا وہ معاملہ چلتا ہے، رک نہیں گیا لیکن تاثر یہ دیا گیا جیسے رک گیا۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کا خطرے میں کیسے ہے، باقاعدہ جیسے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ایسے عدالت کو سمجھایا گیا کہ پاکستان 27 معاہدوں کا پابند ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے، اور ان 27 معاہدوں میں آئی سی سی پی آر بھی شامل ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پابندیاں بھی شامل ہیں، جس کے تحت پاکستان کو ٹیرفز کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن ملتی ہے اور پاکستان کی تجارت بہتر ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری اکانومی اس حال میں نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ آپ جو کہتے رہو، ہم جو اپنے جو ہے وہ ہمارے جو شہری ہیں ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں۔ تو اس پر جب انہوں نے یہ سمجھایا، انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہے، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے، آپ کو ورلڈ بینک کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا کہ اگر ہمارا ملٹری ٹرائلز کا معاملہ اتنا ہی آئیڈیل ہوتا اور آرمی چیف کے پاس جو اپیل جاتی ہے وہ اتنی ہی شفاف ہوتی، تو پھر کلبوشن کے لیے بھی آپ کو جو اپیل کا حق ہے وہ دینے کے لیے امینڈمنٹ نہ کرنی پڑتی۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو کلبوشن کیس تھا وہ کاؤنسلر ایکسیس دینے کے لیے تھا، اور کاؤنسلر ایکسیس ویانا کنونشن کے تحت ہم پابند ہیں دینے کے لیے، جبکہ یہ جو 105 افراد تھے ان کو تو کاؤنسلر ایکسیس تھی، ان کے پاس تو ان کے وکیل تھے۔ بہرحال جسٹس مسرت ہلالی یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف یا یورپی یونین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف یا یورپی یونین حکومت پاکستان کو تو ہدایات دے سکتی ہوں گی، سپریم کورٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی، ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد یہ آج جو یہ مقدمہ ہے اس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل نے یہ بتایا کہ آرٹیکل 8(3)(a) کے تحت کیسے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، بنیادی انسانی حقوق وہاں میسر نہیں تھے، بنیادی انسانی حقوق کے میسر نہ ہونے پر ہمیں بیرونی دنیا سے کس طرح سے خطرات کا سامنا ہے، اور آخر میں صرف یہ کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے یہ بات آج تسلیم کی کہ ان کو خط عمران خان کا ملا ہے، لیکن وہ جو جناب یحییٰ خان 11 فروری کو ہم سے ملاقات میں ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان کا جو خط ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے، ان کی ٹیم نے اس کو آئینی بینچ کو بھجوایا ہے، اور اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ یہاں آیا بیٹھا تھا، تو آرمی چیف نے اس وقت چیف جسٹس یحییٰ خان نے ایک آپٹکس پلے کرنے کے لیے جو یہ کیا کہ خط سے متعلق ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھجوا دی ہے، 184(3) کا وہ معاملہ ہے، عمران خان نے شواہد اور مواد بھی بھیجے ہیں۔ تو اس 184(3) کی کمیٹی کے سربراہ امین الدین خان صاحب نے بھی آج تصدیق کر دی کہ ان کو خط مل گیا، لیکن خط ملنے کے بعد بھی اس کو وہ تنازع کہہ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔